हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ एक और थ्रिलर मूवी के बारे में जो आई थी 1967 में। अब आप कहेंगे कि डेप्थ क्वीन इतनी पुरानी फिल्म के बारे में बात कर रही है, तो ऐसा क्या है इस फिल्म में। तो मैं बता दूं, ये फिल्म उस ज़माने की बहुत ही पॉपुलर और एक तरीके से आप कह सकते हैं ब्लॉकबस्टर मूवी रह चुकी है। ये अब तक की जो बेस्ट स्पाई थ्रिलर जो मूवीज़ बनी हैं बॉलीवुड की, उनमें से एक है। और अपने ज़माने की बहुत ही ज़्यादा कामयाब ये फिल्म मानी जाती है, जिसका नाम है जूल थीफ। बिल्कुल सही सुना आपने, जूल थीफ। हालांकि जूल थीफ टाइटल पर अभी कुछ समय पहले नेटफ्लिक्स पर एक मूवी भी रिलीज़ हुई जिसमें सैफ अली खान और जयदीप अलावत थे। लेकिन ऑब्वियसली भाई, टाइटल एक आइकॉनिक मूवी का ले लेने से वैसी फिल्म तो नहीं बन सकती है। जो जूल थीफ थी देवानंद साहब की, वो तो उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और विजय आनंद, जो कि देवानंद के भाई हैं, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। और देवानंद के जो भाई साहब हैं विजय आनंद, वो भी अपने ज़माने के मशहूर डायरेक्टर भी थे, राइटर भी थे। और राइटर से ज़्यादा मैं कहूँगी एज अ डायरेक्टर वो ज़्यादा उनका काम लोगों को याद है। एज एन एक्टर भी उन्होंने काम किया, जिसमें से एक फ़िल्म कोरा कागज़ को मैंने अपने चैनल पर डिस्कस भी किया था, जिसमें जया बच्चन थी उनके साथ में। तो बहुत ही काबिल डायरेक्टर थे वो, और एक्टर भी ज़बरदस्त थे। और उन्हीं का एक तरीके से बहुत ही लोकप्रिय टेलीविज़न धारावाहिक, थ्रिलर धारावाहिक तहकीकात तो 90s के दशक में काफ़ी मशहूर हुआ था। अर्लीज़ 90s में मैंने इस शो के बारे में भी अपने चैनल पर बात करी है। तो विजय आनंद जी का जो एक थ्रिलर फिल्म बनाने का जो विज़न था, वो वाकई काबिल तारीफ़ था। उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और इस फिल्म को भी अगर आप देखेंगे ना, तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। और बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है, फुल पैसा वसूल मूवी है। पैसा वसूल भी मुझे लगता है एक सही टाइटल नहीं है, मुझे लगता है ये उससे भी ऊपर है, सुपर से ऊपर है। और इसका जो थ्रिलिंग पॉइंट है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। एंड ऑफ कोर्स इसके गाने तो आज भी लोग याद करते हैं। और इसका एक फेमस गाना होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, जो वैजंती माला जी पर फिल्माया गया था। और मेरी मदर ने ही मुझे बताया था कि ये गाना जो था ये एक ही टेक में शूट किया गया था। नॉर्मली जो मूवी होती है, सीन्स होते हैं, उसमें बहुत कट लगते हैं, रीटेक्स होते हैं। चाहे गाना हो चाहे कोई सीन हो, काफ़ी रीटेक्स के बाद जो है एक परफेक्ट शॉट आता है। लेकिन यहाँ पर ये गाना जो था वो एक ही शॉट में विदाउट रीटेक, विदाउट कट इसको फिल्माया गया था। और बड़ी मेहनत की थी वैजंती माला जी ने। और आज उनकी मेहनत जो उस वक्त उन्होंने की थी, वो अभी भी उस मेहनत का फल वो खाती हैं। क्योंकि जब जब वैजंती माला जी को हम इस गाने पर डांस करते हुए देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड ऑफ कोर्स इसका हर एक गाना कल्ट है। तनुजा जी भी इस फिल्म का हिस्सा रही हैं, और इस फिल्म के जो गाने हैं जो उस पर तनुजा जी पर फिल्माए गए हैं, उन्हें भी आज तक कोई भूला नहीं है। रात अकेली, बुझ गए दिए, याद होगा आपको ये गाना, जो काफ़ी सेंशुअस गाना माना जाता है उस ज़माने का। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि चीप था ये गाना, लेकिन अच्छा था। और तनुजा जी काफ़ी यंग थी उस टाइम पर, 1967 में ये मूवी आई थी, तो उनकी भी काफ़ी यंग एज होगी। तो काफ़ी यंग बबली आपको तनुजा जी इस फिल्म में लगेंगी।
ओवरऑल ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर शुरू होती है कि एक पुलिस ऑफिसर का बेटा होता है जिसकी अपने बाप से बनती नहीं है। घर छोड़कर वो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता है। उसे हीरे जवाहरात का बहुत शौक़ होता है। पारखी उसकी नज़र होती है, इसीलिए उसकी नौकरी लग जाती है जिस जूलर के पास उसी की बेटी होती है तनुजा। आपको शुरुआत में तो यही लगेगा कि ये इन्हीं की आगे जाकर हीरोइन बनेंगी या यही इस फिल्म के हीरो हीरोइन बनेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि कहानी मोड़ लेती है जब एंट्री होती है वैजंती माला की और उनके भाई साहब अशोक कुमार की, जो ये क्लेम करते हैं कि जो देवानंद है वो दरअसल वैजंती माला के मंगेतर हैं। जबकि वैजंती माला से देवानंद कभी पहचान में नहीं आते, कभी उनको जानते नहीं हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि उनके मंगेतर की शक्ल बिल्कुल हूबहू देवानंद साहब से मिलती है और संजोगवश उनके पाँव में 6 उंगलियां हैं और यहाँ पर जो देवानंद हैं उनके पैरों में होती हैं 5 उंगलियां। बस इसी डिफरेंस से पता चलता है कि ये वो शख्स नहीं है जिनसे वैजंती माला का रिश्ता जुड़ा है। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या लॉजिक है, ये कैसे कहानी आगे बढ़ती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंगेजिंग मूवी है ये। और आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट थ्रिलर मूवीज़ में से ये एक है और ये मेरी भी फेवरेट मूवी है और मैंने इसे बहुत बार देखा है और जब भी देखा है बहुत इन्जॉय किया है। कहीं से भी नहीं लगा है अरे यार ये तो देखी हुई है। मैं जब जब इस मूवी को देखती हूँ ना, अच्छा लगता है कि वाकई मैंने कुछ देखा है। और इसमें बहुत सारे किरदार हैं। अशोक कुमार तो हैं ही, उनके साथ अंजू महेंद्रू भी हैं और बेसिकली बहुत सारा स्टार कास्ट है इसमें। और सचिन पिलगांवकर साहब भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इस मूवी में आपको दिखेंगे, जो वैजंती माला के छोटे भाई का रोल किया है, जिसका भी एक कैच है जो आपको पकड़ में धीरे धीरे आएगा जब आप ये फिल्म देखेंगे। मैं इसका देखिए बिल्कुल भी मज़ा किरकिरा नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप इस फिल्म को देखें क्योंकि वाकई बहुत बेहतरीन फिल्म है और एस डी बर्मन का म्यूज़िक है जो सदाबहार है और आज भी अगर आप इसे सुने तो आपके कानों को जो सुकून मिलेगा उसकी तो गारंटी मैं क्या बोलूँ। आप सुनेंगे तो आपको पता ही चलेगा। इनफैक्ट आप लोगों ने, अगर आप मेरे उम्र के हैं तो आपने कभी ना कभी इसे अपने माता पिता के साथ देखा होगा गानों को, या फिर रेडियो पे सुना होगा। बहुत ही अच्छे गाने हैं और मतलब गानों का तो कोई हिसाब ही नहीं है और गाने भी अच्छे हैं और फिल्म भी बहुत अच्छी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये बहुत कम होता है। कई बार थ्रिलर मूवीज़ अच्छी होती हैं, गाने अच्छे नहीं होते। अच्छा, मैं बता दूं कि 1996 में देवानंद साहब ने दोबारा से जूल थीफ रिटर्न नाम की फिल्म भी बनाई थी जो बुरी तरीके से फ्लॉप रही, क्योंकि जूल थीफ एक कल्ट मूवी है और क्या होता है ना, कल्ट मूवी के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। नो मैटर आपके कितने भी आप उसमें एफर्ट्स लगाएं। मतलब कई प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स अपनी ही फिल्मों के रीमेक करते हैं, जो कि उनकी खुद की बनाई हुई फिल्म जो एक वक्त पर कल्ट क्लासिक होती है उसी का सोचते हैं हम रीमेक करें, जो कि मुझे लगता है बहुत अनफेयर होता है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी बन जाती हैं ना जिनके रीमेक नहीं बन सकते या एक तरीके से उनको मॉडिफाई भी नहीं किया जा सकता। उनको, मुझे लगता है जैसे कि कुछ एंटीक पीसेस को शो पीस में हम रख देते हैं ना कि लोग उन्हें देखें और बस देखते ही रहें, वैसे ही कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो एक बार बनती हैं और बस उनको एज अ देखना ही बेहतर होता है। उनको दोबारा से रीमेक या उनके साथ कोई नए तरीके से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना होता, जिसमें मैं बिलीव रखती हूँ। बट देवानंद साहब ने सोचा कि चलो मैं इसका दोबारा से एक नया वर्जन लाता हूँ नई स्टार कास्ट के साथ। बट पहली बात तो ये है कि अगर कोई पुरानी स्टार कास्ट भी उन्होंने लाने की सोची होगी तो कुछ
एक्टर्स तो परलोक सिधार गए होंगे और कुछ इतने बूढ़े हो चुके होंगे कि नहीं उनका चेहरा जो है वो अट्रैक्शन कैच कर पाता। क्योंकि वही वाली बात है कि उस वक्त अगर आप अशोक कुमार को देखेंगे जूल थीफ में 1967 की, तो काफ़ी यंग और काफ़ी उनके चेहरे पर वो तेज था। लेकिन ऑब्वियसली एज किसी को नहीं छोड़ती। हम कहते तो हैं कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, बट मैं नहीं मानती हूँ कि एज नंबर होती है। ठीक है, आप प्लास्टिक सर्जरीज करवा करवा के अपनी एज को बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अंदर जो आपके रिएक्शंस होते हैं, जो इंटरनल चेंजेस होते हैं, वो आप नहीं रोक सकते हो। ठीक है, फिट रहना, अपने आप को हेल्दी रखना, हेल्दी खाना खाना, ये अच्छी बात है, मैं इसको गलत नहीं कहती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई एज आपको इफ़ेक्ट नहीं करती। कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट करता है, बाहर से नहीं तो अंदर से चेंज तो बॉडी में आता ही आता है। आप उसको चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। और आजकल तो जो यंग बच्चे हैं वो तो अपनी एज से पहले ही, उनकी एज नहीं है फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, जो कि शायद हमने बहुत लेटर ईयर्स में फेस करी थी। आज थोड़ा जल्दी मामला हो रहा है, जबकि एज उनकी है ही नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ आज की जनरेशन में। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन उस टाइम पर ये फिल्म देवानंद साहब ने लेकर आए थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं चली थी। और फिर उसके बाद तो खैर अब आप देख सकते हैं सन 2004 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो विजय आनंद साहब की भी डेथ हो गई, और देवानंद साहब की भी शायद सन 2011 में उनकी भी डेथ हो गई। तो काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि अ, बहुत ही ज़्यादा दुख तो होता ही है कि भाई इतने महान फनकार कलाकार जिन्होंने हमें इतनी अच्छी फिल्में दी हैं, आज वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हम उनके काम को, उनके क्राफ्ट को याद करके हम उनको एक श्रद्धांजलि तो दे सकते हैं कि वो डिज़र्व करते हैं। ठीक है, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी भी रही हो, लेकिन हम उन्हें सच कहें तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ से जानते हैं, और जो भी उन्होंने प्रोफेशनली हमें दिया है वो बहुत ही अच्छी चीज़ दी है, जिसको हम आज भी देखते हैं तो एंटरटेन भी होते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं। और एक चीज़ भी देखते हैं कि भाई उस ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी कितना बेहतर सिनेमा बनाने के एफ़र्ट्स दिखते थे लोगों में। आज वैसे एफ़र्ट्स नहीं दिखते, जबकि इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी से हम लोग परिचित हैं। तो खैर ये जो फ़िल्म है ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, और ये फ़िल्म आप देखिए, मैं तो पूरे तरीके से आपको रेकमेंड करूँगी। और इस फ़िल्म को काफ़ी नॉमिनेशन अवार्ड्स के मिले थे, और शायद साउंड के लिए इसको अवार्ड भी मिल चुका है। मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हूँ, लेकिन तनुजा जी को इसके लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन तो मिला ही मिला था। तो पूरे तरीके से ये एक, जो आप स्पाई थ्रिलर मूवी की तलाश में हैं, जिसकी आपको चाह रहती है, जो आज के ज़माने में आपको देखने को नहीं मिलती, जैसे कि उनमें से एक मैं भी हूँ, तो आप ये फ़िल्म देखिए। हालांकि मैंने ये फ़िल्म तो कई बार देखी है, लेकिन ट्रस्ट मी, आप इसे देखेंगे ना तो बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। और अपनी फैमिली के साथ अगर बैठ के देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले जो फ़िल्में बनती थी वो इतनी वाहियात नहीं होती थी जिसको देखकर आपको तकलीफ़ हो। हाँ, कुछ सीन्स आपको वियर्ड लग सकते हैं उस ज़माने में भी, लेकिन जो वल्गैरिटी आज आपको सीन्स देखकर महसूस होती है, उस टाइम पर फैमिली के साथ भी आप उनको आगे पीछे ऊपर नीचे करके देख सकते थे। तो ये बात होती है। मुझे नहीं लगता कोई ख़ासा सीन्स हैं उस फ़िल्म में, लेकिन मे बी शायद आपकी घर की एनवायरनमेंट पर भी निर्भर करता है। कुछ ऐसे हल्के-फुल्के सीन फैमिली इग्नोर कर देती है, तो वो तो आप पर आधारित है, लेकिन आप देख सकते हो। अगर कुछ सीन्स होंगे तो यूट्यूब पर तो फ़ायदा है कि आप उसको फॉरवर्ड करके आगे कर सकते हो।
इतने कोई ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी सबकी अपनी चॉइस होती है। कुछ लोगों को इन सीन से भी परहेज़ होता है और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं होता। कई फैमिलीज़ होती हैं जो बहुत कंफर्टेबल हैं, स्पेशली जो आज की फैमिलीज़ हैं, जो मॉडर्न फैमिलीज़ हैं। बट ठीक है, मैं ये समझती हूँ कि भाई इतना भी मॉडर्न नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ें ढकी छुपी रहें तो ही बेहतर है। ज़्यादा खुलापन भी सही नहीं है, ऐसा मैं बिलीव करती हूँ। बाकी आपकी सबकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये फ़िल्म आप देखिए। और बेस्ट थ्रिलर फ़िल्में जो बॉलीवुड की हैं, उनमें से अगर हम लिस्ट बनाएं तो इस फ़िल्म का ज़िक्र आएगा ही आएगा। और इतने साल हो गए हैं इस फ़िल्म को रिलीज़ हुए हुए, तो अगर आप इसे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको फ़ील होगा। ठीक है, आज हम एआई के दौर में हैं, लेकिन फिर भी इस फ़िल्म को देखकर आपको वो सैटिस्फैक्शन ज़रूर फ़ील होगी जो आज हम वैसी सैटिस्फैक्शन मिस करते हैं जब भी कई तरह से हम फ़िल्में देखते हैं बॉलीवुड में। लेकिन हम जो भी फ़िल्में देखते हैं ना, उनको देखकर हमें ऐसा फ़ील नहीं आता है कि यार हमने कुछ देखा है, वाह हमने कुछ देखा है। लेकिन पुरानी फ़िल्मों में वो बात होती थी कि भाई देखकर लगता था कि कोई फ़िल्म देखी है। वो बात, वो वज़न अब महसूस नहीं होता है। अब इसके पीछे तो बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, अब उस पर फिर कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो तो एक एंडलेस टॉपिक है। क्योंकि हम आज के ज़माने की राइटिंग को जितना कोसें उतना कम है। इनफैक्ट राइटिंग भी कहाँ, सब कॉपी पेस्ट है। अब मुझे नहीं पता ये फ़िल्म किसी से इंस्पायर थी नहीं थी, हो सकता है हो सकता है ना हो, मेरे पास इसकी कोई डिटेल नहीं है। अगर आपको कुछ पता हो तो ज़रूर बताइएगा। और अगर होगी भी, अगर लेट सपोज कहीं से ये कॉपी भी मूवी होगी, तो भी पहले कॉपी भी लोग अपनी अकल लगाकर करते थे, अब तो कॉपी भी अपनी अकल लगाकर कोई करता नहीं है। कहते ना, नकल में भी अकल की ज़रूरत है, वैसी अकल भी नहीं है लोगों के पास। बस सबको जो है इधर से कुछ उठाना है, उधर से कुछ उठाना है। तो खैर, ये तो मेरी कंप्लेंट्स कभी कम नहीं होंगी। मैं जब जब किसी अच्छी फ़िल्म, पुरानी फ़िल्म का ज़िक्र करती हूँ, तब मेरे पास ये कंप्लेंट आ जाती है कि आज वो चीज़ें क्यों नहीं हमें देखने को मिलती हैं। और मैं सच बताऊं तो मैं हमेशा से अच्छी फ़िल्मों की कदर करती हूँ, भले ही वो पुराने ज़माने की क्यों ना हो। अगर फ़िल्म में बात है, फ़िल्म में वो पोटेंशियल है, फ़िल्म में वो गूदा है, तो मैं ज़रूर देखती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि अरे ये फ़िल्म पुरानी है। यहाँ तक कि अगर ब्लैक एंड वाइट होगी तो भी मैं देखूँगी, हाँ, बशर्ते ब्लैक एंड वाइट मूवी का प्रिंट अच्छा होना चाहिए। कुछ ऐसी ब्लैक एंड वाइट मूवी होती हैं जो बहुत फेडेड टाइप की होती हैं, जिसमें आप कुछ देख ही नहीं पा रहे होते, वो आपकी आंखों के लिए भी अच्छी नहीं होती। अगर ब्लैक एंड वाइट है और एचडी है प्रिंट, मतलब साफ ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक एंड वाइट ज़रूर है लेकिन क्लियर है, चीज़ें पिक्चर क्लियर दिख रही हैं, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पर फिल्म अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल देखा होगा, तो मैंने कुछ चुनिंदा ब्लैक एंड वाइट फिल्मों का भी जिक्र किया है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो जेन्युइन लगी और जिन्हें बहुत अच्छे मैसेज के साथ बनाया गया है। अगर आप मेरे चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। मैंने हमेशा कोशिश करी है कि मैं हर तरह की फ़िल्मों को आप लोगों तक लेकर आऊं, सिर्फ 80s की नहीं, 90s की नहीं, अगर 70s की हो, 60s की हो, तो देखने लायक हो, तो मैं उनको भी आपके सामने रिव्यू करूं। क्योंकि मैं एक अच्छे सिनेमा को प्रमोट करने में बिलीव रखती हूँ। या तो मैं कोई चीज़, गलत चीज़ को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, हाँ मैं उनके बारे में बात ज़रूर करती हूँ, लेकिन मेरा जो एजेंडा होता है उनको प्रमोट करने का नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि भाई चलो, मेरा काम है तो मैंने कुछ देखा। जैसे कुछ वेब सीरीज़ हैं जो बहुत ही बकवास, वाहियात होती हैं, फिर भी मैं उनको देख कर रिव्यू करती हूँ कि भाई कोई देखने का सोच रहा है तो भैया रुक जाओ, ठहर जाओ, थम जाओ, मत देखो, मेरा ये रहता है। और अगर कोई वाकई अच्छी होती है तो मैं बहुत ही उत्साह के साथ बोलती हूँ कि नो, देखो, ये वाकई बहुत अच्छी है। जैसे कि मैं इस फिल्म के बारे में बोल रही हूँ कि वाकई ये फिल्म अच्छी है, और इस फिल्म में वो सारे स्पाइस, फ्लेवर आपको मिलेंगे जो आज के ज़माने में हमें देखने को नहीं मिलते। अच्छा म्यूज़िक, अच्छा डायरेक्शन, अच्छे डायलॉग, अच्छी एक्टिंग, अच्छा स्क्रीन प्ले, साउंड, मतलब हर चीज़ परफेक्ट है, परफेक्ट। तो मैं तो इस फिल्म को हाईली रिकमेंड करूँगी और चाहूँगी
कि आप लोग भी इस फिल्म को देखें जो एक अच्छी थ्रिलर मूवी की तलाश में है। तो इससे बढ़िया फिल्म तो हो ही नहीं सकती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस फिल्म को देखेंगे तो बहुत इन्जॉय भी करेंगे। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी ये फिल्म देख रखी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा वीडियो आपको किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो मेरी ये कोशिशें जारी रहेंगी और बहुत जल्दी मैं आपसे मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ कि मैं कोई बात करना और भूल ना रही हूँ, क्योंकि कभी कभी जब मैं वीडियो बंद कर देती हूँ तब मुझे लगता है अरे यार ये टॉपिक तो मैंने बात करी नहीं जो इस फिल्म से रिलेटेड था, या कुछ ऐसा अपना कुछ मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि इसी वीडियो में मैं ऐड ऑन कर दूँ। उसके लिए क्या मैं वीडियो बनाऊँ तो पता नहीं, मुझे अब याद नहीं आ रहा है। अब वीडियो बंद करूँगी तो मुझे सब कुछ याद आ जाएगा और फिर मुझे लगेगा यार, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे वीडियो दोबारा बनानी पड़ती है उस पॉइंट को रख कर, ऐसा भी हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं सारे पॉइंट्स ध्यान में रखूँ। पेपर पे लिखने का वो मैं चक्कर नहीं रखती हूँ, लेकिन पता नहीं आगे रखूँ नहीं रखूँ मुझे नहीं पता। लेकिन अभी तो मैं कोई भी चिट्ठी लेकर नहीं बैठी हुई होती हूँ कि अच्छा मुझे इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद वो बोलना है। मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे बात करोगे, ऐसे बोलोगे ना, तो आपके अंदर जो इमोशन है वो मेरा ठीक से नहीं पहुंचेगा। वो तो फिर एक देख देख कर ऐसे, वो फिर एक मैकेनिकली होगा जो मुझे पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों से ऐसे बात कर रही हूँ जैसे 1 to 1, तो मेरा वही रहता है। मैं ऐसे नहीं करती कि मैं बैठी हूँ और मेरे हाथ में पेपर है और मैं पढ़ पढ़ के बड़ के बोल रही हूँ। वो मुझे ना फिर वो मुझे वो कनेक्टिविटी फील नहीं होती, इसीलिए मैं कई बार भूल भी जाती हूँ। बट आप लोग फिर भी मेरा वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, मुझे झेलते हैं। मेरे इतने लंबे लंबे वीडियोस आप लोग देख लेते हैं कई बार और उनको इतना अच्छा रिस्पांस भी देते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि धन्यवाद काफ़ी नहीं है, आप लोगों की वजह से एक वजूद मेरा बन पाया है यूट्यूब पर। तो मैं उसके लिए सिर्फ थैंक यू कहना काफ़ी नहीं होता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा बस यही रहता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए कोई अच्छी बात, कोई अच्छा कुछ मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं जो आप लोगों के लिए भी काम में आए और मेरे अंदर भी कुछ चेंजेस आए। क्योंकि जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ मैंने भी चीज़ों को जब से जानना, देखना, बात करना शुरू किया है, मेरे अंदर भी कुछ चीज़ें और भी डेवलप हुई हैं जो सिर्फ मैं फील कर सकती हूँ, शायद मैं उनको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। ये शायद हर किसी के साथ होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें आप सिर्फ फील कर सकते हो, आप उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो ये बात होती है जो मेरे साथ हो रही है। तो बस इसी के साथ अब और बोर नहीं करूँगी आप लोगों को, तो अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। थोड़ा सा मैं आराम आराम से बात कर रही हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत बड़बड़ बड़बड़ करके फटाफट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई मैं कोई बात भूल ना जाऊँ, इसीलिए मैं बस बोलती चली जाती हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा सा आराम आराम से बोल रही हूँ, शायद आपको लगे कि भाई मेरी कोई तबीयत वबीयत तो ख़राब नहीं है, नहीं मेरी तबीयत अभी तो बेहतर है, लेकिन मैं थोड़ा खुद ही स्लो बोल रही हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ भी बैठ जाती है बीच में, जो एकदम से फ्लैट हो जाती है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, मैं एकदम से मेरी आवाज़ फ्लैट नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा आराम आराम से तसल्ली से बात कर रही हूँ। तो देखते हैं आगे तक मैं कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि कभी कभी मैं खुद भी बड़ी हाइपर होकर बात कर रही होती हूँ, तो इससे क्या होता है मेरी आवाज़ पर थोड़ा स्ट्रेस होता है, तो वो थोड़ी सी एकदम फ्लैट हो जाती है जो अच्छी नहीं लगती है। और बाकी ये फ़िल्म का लिंक मैं डाल दूँगी और आपको मिल जाएगी, और देखकर बताइएगा और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा। और भी मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसी और फ़िल्में जो हैं वाकई देखने लायक हैं उनका ज़िक्र मैं करूँ। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी कोशिश कैसी लगी। इनफैक्ट मैं ऐसी कोशिश तो कई समय से करती आ रही हूँ। मैं कई मेरे चैनल पर कई ऐसी फ़िल्में हैं जो मतलब एक अच्छी खासी पुरानी फ़िल्में हैं,
तो वो बात अलग है कि तब मैं नई नई थी यूट्यूब पर, तो शायद इतना लोग देख नहीं पाए। तो मैं चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगी कि आप मेरे चैनल पर विज़िट करें और मेरे वीडियोस को देखें। थोड़ा सा आप सर्च करगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करी है, जिस पर मैं बात करना मुझे लगता था कि मुझे बात करनी चाहिए। जिन मुद्दों पर बात करने का मेरे में कॉन्फिडेंस था, मैंने उनके बारे में बात करी है। कभी कभी कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता नहीं होता है, और कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं कि आप बात तो करना चाहते हैं लेकिन आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये भी मेरे साथ हुआ है। तो मेरी कोशिश रही है कि मैं जितना भी पॉसिबल है मैं अपना पक्ष रख सकूं, स्पष्ट तरीके से आप लोगों को समझा सकूं। तो कोशिश मेरी यही रहती है। और कोई फ़िल्म अगर मैं लेकर आप लोगों के सामने हाज़िर हुई हूँ, तो मेरे पास एक अच्छा एक होना चाहिए, एक रीज़न होना चाहिए कि मैं क्यों इस फ़िल्म के बारे में बात कर रही हूँ। तो इसी वजह से मैं जब बात करती हूँ किसी फ़िल्म को सपोर्ट के लिए, तो मुझे रहता है कि मैं जो भी बोलूँ ऐसा बोलूँ जो बिल्कुल आप लोगों को सही तरीके से मेरी बात स्पष्ट तरीके से समझ में आए और आपको लगे। क्योंकि कई बार बहुत से लोग फ़िल्म्स का रिव्यू करते हैं, सबके अपने तरीके होते हैं, अच्छे होते हैं। तो वही वाली बात है कि मेरा थोड़ा तरीका शायद थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं थोड़ा सा इतना मतलब ऐसे बात करती हूँ जैसे मैं नॉर्मल बात करती हूँ। मैं कोई बहुत ही, मेरी बातें बहुत फैंसी नहीं होती हैं, या मेरा इतना कोई अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। फिर भी जितना हो सके मेरी कोशिश रहती है कि मैं बहुत ही साफ सरल तरीके से आपको अपनी बात समझा सकूं। और कभी कभी मैं कामयाब भी होती हूँ। जब मैं रिस्पॉन्स देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई जो मैं कहना चाहती थी वो पब्लिक समझ पा रही है, मेरी ऑडियंस मेरी बात को अच्छे से समझ पा रही है। तो मुझे खुशी होती है। कभी नहीं चीज़ें ठीक से बैठती, नहीं वो सपोर्ट मिलता, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, कुछ तो गलती हुई है। मे बी आई डोंट नो क्या रीज़न रहता है, पर ठीक है, हमारा काम है कोशिश करना और हम करते रहेंगे। और बस आप ऐसे ही हमारे साथ रहिए, सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़रूरत है। तो बंद करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा क्या दिमाग में आ जाता है कि मैं वापस से बोलना शुरू कर देती हूँ। तो बस अब और नहीं बोलूँगी, अब मैं पक्का इस वीडियो को बंद करूँगी और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। और इस फिल्म को देखिए, मैंने इसकी स्टोरी लीक नहीं करी है। मैंने ज़्यादा इस स्टोरी की डिटेलिंग आपको नहीं दी है जानबूझकर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का कोई सस्पेंस ख़राब हो, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने इस मूवी को अभी तक देखा नहीं है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऑडियंस होगी जिन्होंने इस फिल्म के बारे में नहीं सुना होगा। तो मैं चाहूँगी कि वो ये फ़िल्म देखें, इन्जॉय करें। और वाकई एक अच्छी स्पाई थ्रिलर मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, इस बात की मैं गारंटी आपको बहुत ही चौड़े में होकर दे सकती हूँ। क्योंकि मैंने ये फ़िल्म पता नहीं कितनी बार देखी है, और अपनी माँ के साथ ही देखी है। और बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ हैं इस फ़िल्म के साथ, क्योंकि मैंने जब बहुत छोटी थी तब भी मैंने इस फ़िल्म को देखा था, जब थोड़ी बड़ी हुई तब भी देखा। मतलब मैंने इसको अपने हर एज के पड़ाव में इस मूवी को देखा है। तो ये मुझे अच्छी लगती है, और अभी भी बहुत समय से मैंने इस मूवी को दोबारा, मतलब पता नहीं, दोबारा नहीं बोलूँगी, पता नहीं अब मैंने दोबारा, मेरा चाह रही हूँ मैं कि अब इस मुकाम पर जब मैं पहुंची हूँ तब भी मुझे ये फ़िल्म देखनी चाहिए, क्योंकि अच्छी फ़िल्म है, वाकई अच्छी फ़िल्म है। तो अब आप कहेंगे कि डेप्थ क्वीन कितने साल की है, कितनी बड़ी है। देखिए, अब एज के बारे में क्या बात करना, क्योंकि मेरे लिए एज इज़ जस्ट अ नंबर नहीं है। मेरे लिए एज बहुत बड़ी मैटर थिंग है। मेरे लिए एज बहुत मैटर करती है। यही वजह है कि मैं ना किसी से किसी की एज पूछती हूँ और ना ही अपनी एज बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एज बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसको पता नहीं लोग इग्नोर कर देते हैं जस्ट अ नंबर कहकर, लेकिन मैंने कभी इग्नोर नहीं किया।
तो खैर ये तो थोड़ी पर्सनल बात हो गई अब। तो वापस से फ़िल्म की तरफ चलते हैं और उस एरा को, 60s के एरे को जानने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि एक तरीके से टाइम ट्रैवलिंग मूवीज़ होती हैं ये। जब आप उस मूवी में जाते हैं तो आप मूवी ही नहीं देखते, उस ज़माने का फैशन, उस ज़माने की जो चाल ढाल जो हुआ करती थी, यूथ हुआ करता था, वो सब भी देखने को मिलता है। एक तरीके से जो उस एरा के नहीं हैं उनको भी झांकने का मौका मिलता है जब आप कोई ऐसी फ़िल्म देखते हैं। मुझे तो बहुत, मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ कि जब मैं कोई जैसे कोई फ़िल्म देखती हूँ या मैंने कोई सीरियल पुराना 20-30 साल पुराना 90s का मैंने देखा, तो मैं कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई आपको पता ही नहीं है। मैंने बताया भी कि मैं वहाँ जो सेट होता था उसको भी बड़े गौर करती थी, जहाँ पर ये सीरियल को, मतलब जो सीरियल जहाँ पर फिल्माया जा रहा है उसके सेट को भी मैं देखती रहती थी कि क्या पड़ा है, क्या पड़ा है, कोई एक्टर कौन सा पेन यूज़ कर रहा है। अच्छा, उस ज़माने में तो इस तरह के पेन चलते थे। जैसे कि मैंने अभी कुछ समय पहले दर्द सीरियल के बारे में बात करी थी अपने चैनल पर, नीना गुप्ता के। तो उसमें भी मैं जब वो सीरियल को देख रही थी ना, तो उससे, उस सीरियल से जुड़े हर आइटम को, हर प्रोडक्ट को, मैं प्रॉपर्टी को मैं देख रही थी कि उस वक्त क्या चीज़ें इस्तेमाल होती थी। पानी का जग से लेकर के टेबल पर कौन सी स्टाइल की प्लेट पड़ी है, किस तरह का फर्नीचर है, किस तरह की लाइटनिंग है, कपड़े, ज्वेलरी तो खैर अलग ही बात है, वो तो एक है ही, लेकिन उसके अलावा भी किस तरह का जो है, पंखे कैसे होते थे डिज़ाइन के। मतलब मैं एक एक चीज़ में इतनी घुस जाती हूँ ना, तो मेरे लिए तो एक टाइम ट्रैवलिंग वाली बात होती है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो 90s के एरा में मैं बहुत छोटी थी, स्कूल जाती थी, और इतनी ज़्यादा मैं कभी वो नहीं थी। ऑफ कोर्स मेरी एज का या कोई भी, जब आप स्कूल में पढ़ते हो, यंग होते हो, तब आप इतना डेप्थ में तो सोचते नहीं हो। लेकिन ऑब्वियसली जब आप एक एज पार कर जाते हो तब आपके पास, आपको अपना भविष्य तो बहुत ही ख़राब दिखाई देता है। तो आप पास्ट में जाते हो, पास्ट की बातों को याद करके अपने आप को कहीं ना कहीं एक रिवाइव करने की कोशिश करते हो। और मैं काफ़ी ज़्यादा देखती हूँ कि अच्छा, ये इस साल की बात थी, 93 का ये शो था, अच्छा उस टाइम पर क्या चल रहा था मेरी लाइफ में, मैं उसमें भी इन्वॉल्व हो जाती हूँ। अब पता नहीं ये सही है गलत है, मुझे नहीं पता। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट सुन रहा होगा मुझे, तो वो बेहतर तरीके से बता सकता है क्या ये भी कोई डिसऑर्डर है, क्या है। कभी कभी मैं कुछ सोचती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हो जाती हूँ ना, कि मुझे अपने आप को पुल आउट करना पड़ता है कि आओ डेप्थ क्वीन, बाहर आओ, इतनी डेप्थ में मत जाओ। क्योंकि इतना भी ज़रूरत से ज़्यादा जब आप डेप्थ में, गहराई में उतरते हो ना, तो आप ही उस गहराई में खो से जाते हो। और मुझे कभी कभी लगता है, तो इसीलिए जो मैं पुरानी फ़िल्मों का जिक्र भी करती हूँ, मेरा ये भी कारण होता है कि थोड़ा सा जो लोग मेरे जैसी सिचुएशन में हैं उनको एक मौका मिलेगा, एक कहते हैं ना, एक खिड़की के अंदर झांकने का एक मौका मिलेगा। वो खिड़की जो आपको आज से कई साल पहले पीछे लेके चली जाएगी। तो मेरा भी कुछ यही रहता है। इसीलिए आप लोगों ने मेरे चैनल पर पुरानी फ़िल्में, पुराने सीरियल्स काफ़ी देखे होंगे जिनको मैंने डिस्कस किया है। क्योंकि उनके साथ एक मेरी एक याद इसीलिए भी जुड़ी है, क्योंकि मैं एक वक्त पे बहुत टीवी सीरियल देखा करती थी और मैं पढ़ती भी थी। तो मेरे को था कि अरे, तब वीकली शोज़ आते थे, तो फटाफट काम ख़त्म करके चलो ये शो शुरू होने वाला है, तो मेरी वो यादें, वो मेमोरीज़ रिवाइव हो जाती हैं कि अच्छा, इस शो को देखने के लिए मैंने अपने चैनल पर हम पांच नाम का जो कॉमेडी शो था, जो एकता कपूर का था, उसको भी मैंने एक तरीके से रिव्यू किया है और उसके साथ भी अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज शेयर करी हैं कि वाकई मेरे बचपन का सबसे मेरा फेवरेट कुछ शोज़ थे जो सबके फेवरेट होते हैं बचपन में, जो आप लोग देखते हो। तो मेरा ये फेवरेट शो हुआ करता था हम पांच। तो आप चाहो तो उसको भी आप देख सकते हो, सुन सकते हो, जिसका मैंने जिक्र किया।
तो ये कुछ मतलब मेमोरीज़ मुझे भी शेयर करने को मिल जाती हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। जब मैं कोई पुरानी चीज़ों के बारे में बात करती हूँ, कोई सीरियल, तो मैं अपना भी वो टाइम बताती हूँ कि मैं कैसे उस टाइम पर मेरी लाइफ में क्या चल रहा था, क्या होने वाला था, क्या बहुत अच्छा होने वाला था, क्या बहुत ख़राब होने वाला था। तो ये भी एक बात है। तो वो सारी बातें मुझे याद आ जाती हैं, तो मुझे अच्छा भी लगता है। कभी कभी मैं दुखी भी हो जाती हूँ जब मैं उन पुरानी बातों को याद करती हूँ, यार कितने बड़े हो गए। देखा, मैंने कहा था मैं बंद कर रही हूँ, लेकिन मैंने बंद नहीं किया। अब मैं सच में माफ़ी चाहती हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा ही आप लोगों को पका दिया है, क्योंकि मुझे बंद करना था लेकिन मैंने बंद किया नहीं, और आप लोगों को मैंने थोड़ा सा वो कर दिया, इरिटेट कर दिया, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी। तो अब मैं वाकई पक्का वीडियो बंद करती हूँ, पर क्या करूँ, जब मेरी रेलगाड़ी शुरू होती है ना, जब फॉर्म में आती है, तब फिर पता नहीं, मैं भी नहीं उसको रोक पाती। बट ये गलत है, क्योंकि इतना लंबा वीडियो मुझे पता है बहुत से लोग देखने में, सुनने में सॉरी, इंटरेस्टेड नहीं होते। पर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं क्या करूं। अब मैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं एक एक दो दो पार्ट्स बनाऊं, मेरे में इतना पेशेंस नहीं है। और मुझे पता है मेरे पास इतनी ऑडियंस नहीं है कि मैं अगर कोई टॉपिक पर एक दो तीन पार्ट लेकर आऊँगी तो मुझे वैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। पब्लिक भी बोर हो जाएगी, और हो ही जाती है, क्योंकि मैं भी कभी किसी का सुनूं ऐसे पार्ट्स में, तो एक टाइम पर अगर वो मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है तो मैं बोर ही हो जाऊंगी। तो आई कैन अंडरस्टैंड, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, क्योंकि जो पॉडकास्ट बनाने वाले हैं वो भी किसी ना किसी दूसरे चैनल के तो सब्सक्राइबर होते हैं। तो मैं वो बात समझ सकती हूँ, मैं भी सब्सक्राइबर हूँ, जिनको भी मैं सुनती हूँ, दूसरे जो मेरे फेलो पॉडकास्टर्स हैं या मेरी फ्रेंड्स हैं, उनका भी मैं सुनती हूँ। हालांकि वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बनाती हैं, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा उनका कंटेंट होता है। बट कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, और भी मैं इसके अलावा भी और भी बहुत चीज़ें सुनती हूँ, तो जो बिल्कुल इन सब से बिल्कुल हटके होते हैं। तो मेरा रहता है, यहाँ पर तो मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो तो वही टॉपिक पे बात करती है जिस पे मुझे इंटरेस्ट होता है या मैं सुनती हूँ। लेकिन इसके अलावा भी मैंने जो सब्सक्राइब कर रखे हैं चैनल, उसका भी कभी कभी कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन आपकी कनेक्टिविटी होती है तो आप सुन लेते हैं। कभी कभी आप होता है कनेक्टिविटी नहीं होती तो आप इग्नोर कर देते हैं, तो ये भी एक बात होती है। तो मैं समझती हूँ कि सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं, सबका अपना मूड होता है। मैं जो वीडियो बनाती हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो सबको पसंद आए, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स पे मैं बात कर देती हूँ और उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो भी मेरे लिए बहुत शॉकिंग होता है। पर ठीक है, मैं चाहती हूँ, मुझे ऐसे शॉक्स अच्छे लगते हैं और मुझे ऐसे सरप्राइजेज़ अच्छे लगते हैं। आई लव सरप्राइजेज़, बट मुझे मिलते नहीं हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सरप्राइजेज़ दो। बट ठीक है, जितना भी आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है अब तक, वो मेरे लिए बहुत है। तो बस अब मैं अपनी बकवास को अब बंद करती हूँ। तो जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। और कोई भी बात कोई बुरी लग गई हो, कोई मैंने ऊपर नीचे आगे पीछे कह दी हो, तो तहे दिल से माफ़ी। तो मैंने ये वीडियो जो बनाया है, ये कोई हेट के लिए तो बनाया नहीं है, ये तो एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है। इनफैक्ट एंटरटेनमेंट को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, और पब्लिक को कहाँ से एक अच्छा एंटरटेनमेंट मिल सके, उसके लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने बनाया है। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, और जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच।